नमस्कार साथियों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। जैसे आपको अवगत है कि हमारे इस YouTube चैनल के माध्यम से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की एक सीरीज चल रही है। उस सीरीज का ये तीसरा प्रश्न पत्र है। इसके साथ पहले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। यमुना का वैदिक कालीन नाम क्या है? आपके पास ऑप्शन है कलिंदी, क्षिप्रा, पुरुषणी, अस्किनी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कलिंदी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो कलिंदी है सीधा सा मतलब यमुना नदी है, ये कलिंदी पर्वत से निकलती है और उस कलिंदी पर्वत में एक चंपासर नाम का ग्लेशियर है। उस ग्लेशियर से एक नदी का निर्माण होता है जिसका नाम है कलिंदी नदी। सीधी सीधी भाषा में बोलूँ तो यमुना नदी। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में यमुना नदी कौन से स्थान पर प्रवेश करती है, तो आपको पता होना चाहिए खादर माजरी। कई बार प्रश्न बनता है कि जो यमुना नदी है ये हिमाचल प्रदेश को कहाँ पर छोड़ती है, तो आपने उत्तर देना है ताजेबाला नामक स्थान से। जब हम यमुना नदी की बात करते हैं तो हम कैसे भूल सकते हैं कि यमुना नदी हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है और अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई 22 किलोमीटर है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो यमुना नदी है ये केवल एकमात्र जिले से होकर बहती है। इसके साथ साथ कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि जो यमुना नदी है इसकी कुछ सहायक नदियां जो एग्जाम में बार बार पूछी जाती है वो कुछ इस प्रकार से गिरी नदी, टोंस नदी, पवर नदी, बाटा नदी और आंध्रा नदी। और यहाँ पर एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, जो गिरी नदी है ये यमुना नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी मानी जाती है। इसके साथ हमें ये पता होना चाहिए जो पोंटा साहिब नामक स्थान है ये यमुना नदी के किनारे है। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि गुरु गोविंद सिंह ने जो दशम नामक ग्रंथ लिखा था वो कौन सी नदी के किनारे या कहाँ पर लिखा था। इस प्रश्न के बारे में हमें इतना पता होना चाहिए। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं पुरुषणी की। जो पुरुषणी है, किस नदी को पुरुषणी कहा जाता है? कई बार प्रश्न ये पूछा जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। जो रावी नदी है, रावी नदी का वैदिक कालीन नाम पुरुषणी है। कई बार प्रश्न पूछ जाता है कि रावी नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो आपने उत्तर देना है इरावती। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो रावी नदी है ये कौन से स्थान से निकलती है, तो आपने उत्तर देना है बड़ा बंगाल से। बड़ा बंगाल में मुख्य तौर पर दो ग्लेशियर है, एक तंतगिरी ग्लेशियर और एक भांदल ग्लेशियर। उन दोनों ग्लेशियर से दो नदियां निकलती है जिनका नाम है तंतगिरी नदी और भांदल नदी। तो बड़ा बंगाल नामक स्थान पर वो दोनों नदियां आपस में मिलती है जहां पर रावी नदी का उद्गम होता है। और रावी नदी की अगर हम लंबाई की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में रावी नदी की लंबाई 158 किलोमीटर है। जब हम रावी नदी के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कितने जिले से होकर बहती है, तो आपका उत्तर होना चाहिए 2 जिले से होकर, एक कांगड़ा जिला और एक चंबा जिला। अगर हम इसकी लंबाई को देखते हैं कि कांगड़ा में कितने किलोमीटर बहती है, तो आपने उत्तर देना है 30 किलोमीटर। अगर हम बात करते हैं चंबा में रावी नदी कितना किलोमीटर बहती है, तो आपने उत्तर देना है 128 किलोमीटर। इस प्रकार रावी नदी की हिमाचल प्रदेश में टोटल लंबाई 158 किलोमीटर बनता है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि जब रावी नदी 158 किलोमीटर तय कर लेती है, उसके बाद रावी नदी खेरी नामक स्थान से जम्मू कश्मीर में प्रवेश कर जाती है। इसके साथ अगला ऑप्शन देखते हैं अस्किनी। जैसे हमें पता है जो आपकी चिनाब नदी है, चिनाब नदी को हम अस्किनी के नाम से जानते हैं। सीधा सा मतलब है चिनाब नदी का वैदिक कालीन नाम अस्किनी है। अगर यहाँ पर प्रश्न उठता है कि चिनाब नदी का संस्कृत नाम क्या है, तो आपने उत्तर देना है चंद्रभागा। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो चिनाब नदी है ये हिमाचल प्रदेश के 2 जिले से होकर बहती है। पहला जिला लाहौल स्पीति, दूसरा चंबा। और यहाँ पर प्रश्न बनता है कि कितने किलोमीटर बहती है, तो आपने उत्तर देना है 122 किलोमीटर। प्रश्न बनता है जो चिनाब नदी है इसका उद्गम स्थान किसे माना जाता है, तो आपने उत्तर देना है तांडी नामक स्थान को। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि तांडी नामक स्थान पर कौन कौन सी 2 नदियां आकर मिलती है, तो आपने उत्तर देना है चंद्रा और भागा। सीधा सा मतलब है चंद्रा और भागा
तांडी नामक स्थान पर दोनों नदियां मिलती है। इन दोनों नदियों के मिलने के बाद जिस नदी का जन्म होता है, उद्गम होता है, उसका नाम है चिनाब नदी। जैसे हमें पता चला जो चिनाब नदी है इसका उद्गम स्थान तांडी को माना जाता है। तो ध्यान दीजिएगा जब हम तांडी की बात करते हैं, जो तांडी नामक स्थान है कि किसके नाम पर पड़ा, ये प्रश्न कई बार बनता है। तो ध्यान दीजिएगा जो माता हिडिंबा है इसके भाई का नाम था तांडी। जो तांडी है ये एक राक्षस था जिसका वध भीम के द्वारा किया गया था। तो सीधा सा मतलब है जो तांडी है जिसका संबंध माता हिडिंबा से है। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए तांडी नामक स्थान पर माता द्रौपदी ने अपना शरीर त्यागा था और वशिष्ठ ऋषि की इसे तपोस्थली माना जाता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम के दृष्टिकोण से जितने भी मैंने तथ्य बताए ये महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। ब्यास नदी धौलाधार पर्वत श्रृंखला को किस स्थान पर काटती है? आपके पास ऑप्शन है रामपुर, लारजी, कांगड़ा और मंडी। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी लारजी। सबसे पहले बात करते हैं धौलाधार पर्वत श्रृंखला की। जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसका जन्म कांगड़ा जिले से माना जाता है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसको हम मोलाक पर्वत के नाम से जानते हैं। और जब हम धौलाधार की बात करते हैं तो ध्यान दीजिए धौलाधार को हम सफेद चोटी के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार हमें पता चला कि धौलाधार पर्वत श्रृंखला को हम सफेद चोटी के नाम से भी जानते हैं और मोलाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं। जैसे आपको पता है जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बंटी हुई है। कई बार यहाँ पर प्रश्न बनता है कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है ये शिमला जिले में कहाँ कटती है? तो आपका उत्तर होना चाहिए रामपुर बुशहर में करती है। और प्रश्न बनता है कि कौन सी नदी काटती है? तो आपने उत्तर देना है सतलुज नदी काटती है। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है यह पर्वत श्रृंखला चंबा जिले में रावी नदी काटती है। और साथ ही साथ हमें यह पता होना चाहिए जो धौलाधार पर्वत श्रृंखला है इसका वर्चस्व उत्तराखंड के बद्रीनाथ तक है। इसके साथ अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी झील हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में नहीं है? करेरी झील, महाकाली झील और मणिमहेश झील। तो ध्यान दीजिएगा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी करेरी झील। जो करेरी झील है ये हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित है। अगर हम करेरी झील की बात करते तो इसकी ऊंचाई का भी हमें पता होना चाहिए। करेरी झील की ऊंचाई 3048 मीटर है। तो ध्यान दीजिए कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, करेरी कांगड़ा में है और जो कराली झील है ये हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में स्थित है। तो ध्यान दीजिए जो कराली झील है इसको हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदे पानी की झील माना जाता है। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो कराली झील है ये किस चोटी के यह शिमला के अंतर्गत पड़ने वाली शाली चोटी में स्थित है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि प्रश्न अच्छे से कंप्लीट हो सके। बात करते हैं गढ़ासुर झील की। जो गढ़ासुर झील है ये चंबा में स्थित है। अगर प्रश्न बने कि चंबा के कौन से स्थान पर स्थित है तो आपने उत्तर देना है चंबा के चुरा घाटी में ये स्थित है। इसके साथ बात करते हैं महाकाली झील की। जो महाकाली झील है ये जो झील है ये भी चुराहा क्षेत्र में स्थित है और यह झील महाकाली के लिए समर्पित है। इसके साथ अंत में बात करते हैं मणिमहेश झील की। जो मणिमहेश झील है ये भगवान शिव के लिए समर्पित है और इस झील की जो ऊंचाई है वो 4200 मीटर आंकी गई है। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए मणिमहेश नाम की एक झील है, मणिमहेश नाम का एक मंदिर है, मणिमहेश नाम का एक नदी भी है और मणिमहेश नाम का एक मेला लगता है जो चंबा जिले में लगता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम की दृष्टि से सभी तथ्य महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कौन सा पहाड़ी दर्रा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मंडी जिले को जोड़ता है? आपके पास ऑप्शन है दुलची, जालसू, जलोड़ी और दराटी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए दुलची दर्रा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं जो हम क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हैं ये एलाइड सर्विसेज का क्वेश्चन पेपर है। इसके साथ ऑप्शन देखते हैं। बात करते हैं जालसू दर्रा। जो जालसू दर्रा है यह दर्रा कांगड़ा और चंबा के बीच में स्थित है। इसकी जो ऊंचाई है यह है 3400
50 मीटर। इसके साथ बात करते हैं जलोढ़ी दर्रा। जो जलोढ़ी दर्रा है यह इनर सिराज और आउटर सिराज को अलग करता है। इसकी जो ऊंचाई है ये है 3132 मीटर। साथ ही साथ बात करते हैं दराटी दर्रा की। जो दराटी दर्रा है ये चंबा और पांगी के बीच में स्थित है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। जैसे आपको पता है कि मैं एक प्रश्न के साथ साथ आपको अनेक तथ्य बता रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। आशा करता हूं कि आप मेरे इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपको मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका अच्छा लग रहा है तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। आपके साथ एक जानकारी साझा करना चाहता हूं, हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी लगती है। अगर आप मेरे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। सबसे पहले आपको क्लास में एनरोल किया जाएगा, तत्पश्चात आपको 2 डेमो क्लासेस दी जाएगी। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ तैयारियां करनी है या नहीं। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर करते हैं। कुल्लू के निर्मल इलाके से कौन ऋषि जुड़ा है? ऑप्शन की बात करते हैं व्यास, वशिष्ठ, परशुराम और विश्वामित्र ऋषि। इसका सही उत्तर होगा परशुराम ऋषि। जब हम निर्मंड की बात करते हैं तो हम परशुराम को कैसे भूल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, परशुराम नाम का निर्मंड में एक मंदिर भी है जिसकी छत सूरज सेन ने लगाई थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो परशुराम मंदिर है ये 7वीं शताब्दी में बनाया गया मंदिर है। और जब हम निर्मंड की बात करते हैं और मंदिरों की बात करते हैं तो मुख्य तौर पर निर्मंड में एग्जाम की दृष्टिकोण से 3 मंदिर महत्वपूर्ण है। एक परशुराम मंदिर जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया, एक अंबिका माता मंदिर और एक चंडी माता मंदिर। साथ ही साथ हमें निर्मंड के बारे में ये भी पता होना चाहिए कि निर्मल में 2 राज्य स्तरीय मेले लगते हैं। एक है भुंडा जो 12 वर्ष बाद होता है और एक है आपकी बूढ़ी दिवाली जो दीपावली के ठीक 1 महीने बाद लगती है। इसके साथ अगर हम बात करते हैं निर्मंड के उपनाम की, सीधा सा मतलब है निर्मंड को और किस किस नाम से जाना जाता है, तो हम छोटी काशी बोलना कैसे भूल सकते हैं। तो सीधा सा मतलब है निर्मंड को छोटी काशी के नाम से भी जानते हैं। और गांव के आधार पर निर्मंड को हम मिनी गुलमर्ग के नाम से भी जानते हैं। अगर ये प्रश्न आपको कुछ इस तरह से पूछा जाए कि हिमाचल प्रदेश का गुलमर्ग किसे कहते हैं, उस स्थिति में आपने उत्तर देना है खजियार। अगर आपको प्रश्न आता है कि गांव के आधार पर किसे मिनी गुलमर्ग के नाम से जाना जाता है तो आपने उत्तर देना है निर्मंड। इसके साथ साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो निर्मंड गांव है ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा गांव है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि हमारा प्रश्न अच्छे से कवर हो सके। बात करते हैं व्यास की। व्यास एक ऋषि है जिसका संबंध हिमाचल प्रदेश के रोहतांग क्षेत्र से है। सीधा सा मतलब है मनाली क्षेत्र से और कुल्लू क्षेत्र से, ऐसा भी कह सकते हैं। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए अगर हम रोहतांग क्षेत्र की बात करते हैं तो वहां पर हम भृगु ऋषि और व्यास ऋषि और वशिष्ठ ऋषि को कैसे भूल सकते हैं। अगर हम बात करते हैं मनाली की, मनाली में हमारे पास एक मनु ऋषि है। साथ ही साथ हमें ये पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में मनु ऋषि मंदिर या मनु ऋषि 2 है। एक आपका मनाली क्षेत्र में है, दूसरा आपका सैंज घाटी के अंतर्गत पड़ने वाले सेंसर गांव में स्थित है। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि कुल्लू क्षेत्र में एक और ऋषि है जिसको हम श्रृंगा ऋषि के नाम से जानते हैं। जो श्रृंगा ऋषि है इसका संबंध कुल्लू जिले के बंजार क्षेत्र से है। और साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए जो लोमश ऋषि है, लोमश ऋषि का संबंध मंडी के रिवालसर क्षेत्र से है। और एक पराशर ऋषि है, जो पराशर ऋषि है, पराशर ऋषि का संबंध मंडी जिले से है। और साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए एक मार्कंडे ऋषि है, मार्कंडे ऋषि का संबंध हमारा बिलासपुर जिले से है। इतना हमें इन ऋषियों के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। चमेरा झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है? आपके पास ऑप्शन है बिलासपुर, मंडी, सिरमौर और चंबा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी चंबा। जब हम बात करते हैं चमेरा झील की तो हम चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट को कैसे भूल सकते हैं। जो चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट है में स्थित है। साथ ही साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये हाइड्रो प्रोजेक्ट किस नदी पर है, तो आपने उत्तर देना है रावी नदी पर।
अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि जो चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी बोले तो कार्यकारी एजेंसी कौन है? तो आपने उत्तर देना है NHPC, नेशनल हाइड्रो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन। अब प्रश्न उठता है कि जो चमेरा हाइड्रो प्रोजेक्ट है, इसका स्थापना कब हुई थी या इसका निर्माण कब हुआ था? तो आपने उत्तर देना है 1994 में। साथ ही साथ हमें ये भी पता होना चाहिए जो चमेरा नाम की हाइड्रो प्रोजेक्ट है, ये 2 स्टेजेस में बंटा हुआ है। पहली स्टेज 540 मेगावाट की है और जो दूसरी स्टेज है ये आपकी 300 मेगावाट का है। अगर हम इसके ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं, जिलों के आधार पर अगर हम मंडी को देखते हैं तो मंडी में सर नाम की जिले हैं। सीधा सा मतलब ट्रिक लिखिए सर, जैसे लीलासर, डवारूसर, खलदालसर, सुखसर, कलासर, रिवालसर और पराशर। सीधा सा मतलब है सर नाम की जितनी भी जिले हैं ये आपकी मंडी में स्थित है। इसके साथ ऑप्शन की तरफ बात करते हैं बिलासपुर की। बिलासपुर में हमारे पास एक गोविंद सागर झील है जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील है। इसके साथ अंत में बात करते हैं सिरमौर की। जो सिरमौर है यहाँ पर एक रेणुका नाम की झील है। यह हिमाचल प्रदेश की प्रकृति के लिहाज से सबसे बड़ी झील मानी गई है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। न्यायमूर्ति मेहरचंद महाजन की आत्मकथा का शीर्षक है लुकिंग बैक, लुकिंग बिहाइंड, लुकिंग पास और लुकिंग विद इन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, लुकिंग बैक। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बात की जा रही है मेहरचंद महाजन की। जो मेहरचंद महाजन थे यह सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो ध्यान दीजिएगा, जो मेहरचंद महाजन है इनका संबंध हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से है। अब ध्यान दीजिएगा, प्रश्न बन सकता है मेहरचंद महाजन जो मुख्य न्यायाधीश थे ये कितने नंबर के न्यायाधीश थे? तो ध्यान दीजिएगा, ये सर्वोच्च न्यायालय के 3रे नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे। इसके साथ साथ हमें ये भी पता होना चाहिए कि जो पहले नंबर के मुख्य न्यायाधीश थे सर्वोच्च न्यायालय के, उनका नाम था हीरालाल जिकानिया। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। अर्की की गोरखा विजय के लेखक कौन है? आपके पास ऑप्शन है मनमोहन सिंह, CL दत्ता, RL हांडा, US परमार। इसका सही उत्तर है US परमार। इसके साथ ऑप्शन की तरफ रुख करते हैं ताकि टॉपिक अच्छे से क्लियर हो सके। बात करते हैं मनमोहन सिंह की। जो मनमोहन सिंह है इन्होंने हिस्ट्री ऑफ मंडी स्टेट नाम की पुस्तक लिखी है। इसके साथ बात करते हैं RL हांडा की। इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है बौद्ध मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश या बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन हिमाचल प्रदेश। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए, एग्जाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इसके साथ बात करते हैं अगले प्रश्न की। 1883 ईस्वी के आसपास जुंगा आंदोलन जिसमें कुछ किसानों ने आत्मदाह किया किस रियासत में हुआ? आपके पास ऑप्शन है गुलेर, सिरमौर, कहलूर, बुशेर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, कहलूर। इसके साथ हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1883 में जब बिलासपुर के गेड़वी नामक स्थान पर जुंगा आंदोलन हुआ, इस समय राजा कौन था? तो ध्यान दीजिएगा, इस समय राजा अमरचंद जी थे। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। गुग्गा मंडली किस दिन गांव-गांव जाकर गुग्गा गाथा के गान की शुरुआत करती है? आपके पास ऑप्शन है रक्षाबंधन के दिन, गुग्गा नमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन और नाग पंचमी के दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, रक्षाबंधन के दिन। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है कि इस साल रक्षाबंधन कौन सी तारीख को है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। मई 1815 में किस किले के पास अंग्रेजों और गोरखाओं में युद्ध हुआ जिसमें भक्ति थापा मारा गया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मलौन किला। तो ध्यान दीजिएगा, जब हम मलौन किले की बात करते हैं, जो मलौन किला है ये सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर पर स्थित है और इस किले में भक्ति सिंह थापा मारा गया था। अगर मैं यहाँ पर थोड़ा डिटेल से बताऊं, अंग्रेजों की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व सर डी आर्चर लॉ कर रहा था और गोरखाओं की तरफ से इस युद्ध का नेतृत्व अमर सिंह थापा का विश्वसनीय शूरवीर भक्ति थापा कर रहा था। तो ध्यान दीजिए, इसमें भक्ति थापा मारा जाता है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बेटी का विवाह ध्यानचंद के बेटे से करने से मना कर दिया और महाराजा रणजीत सिंह के क्रोध से अपनी जान और मान बचाने के लिए भाग पड़ा? आपके पास ऑप्शन है घमंड चंद, रूपचंद, अनिरुद्ध चंद और जयचंद। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अनिरुद्ध चंद।
आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जो ये प्रश्न है ये सरासर गलत है। प्रश्न कुछ इस तरह से होना चाहिए था, कांगड़ा रियासत के किस राजा ने अपनी बहन का विवाह ध्यानचंद के बेटे, इस तरह का प्रश्न होना चाहिए था। तो उस स्थिति में उत्तर आना था अनिरुद्ध चंद। तो ध्यान दीजिए, जो अनिरुद्ध चंद था ये संसार चंद का पुत्र था, तो जो 1823 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। जैसे आपको पता है कि संसार चंद अभी मर चुका है, तो उसका पुत्र गद्दी पर बैठा अनिरुद्ध चंद। अनिरुद्ध चंद की एक बहन थी, सीधा सा मतलब है संसार चंद की पुत्री और अनिरुद्ध चंद की बहन थी, जिसका विवाह का प्रस्ताव राजा रणजीत सिंह ने अपने दीवान ध्यान सिंह के पुत्र के लिए रखा था। पहले तो अनिरुद्ध चंद ने इस बात को मान लिया था, लेकिन जैसे ही माँ को पता चला, माँ ने इस रिश्ते को नकारा। और जब माँ ने इस रिश्ते को ठुकराया तो राजा अनिरुद्ध को ऐसा लगा कि ये तो अपमान की बात हो गई, तो यह कांगड़ा को छोड़कर चले जाते हैं और कुछ समय के बाद अपनी बहन की शादी उत्तराखंड के राजा सुदर्शन शाह के साथ करवाता है। इतना हमें इस प्रश्न के बारे में पता होना चाहिए। आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, जो ऑप्शन बी है रूपचंद, राजा रूपचंद को बहादुर की उपाधि किसने दी थी, ये आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। इसके साथ अगले प्रश्न की ओर रुख करते हैं। कैलूर रियासत का कौन सा राजा निसंतान मर गया और उसकी मौत के बाद उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ? आपके पास ऑप्शन है महानचंद, खड़गचंद, विजयचंद और अमरचंद। इसका सही उत्तर है खड़गचंद। कहा जाता है जो ये खड़गचंद था, इसके शासनकाल को काला युग के नाम से जाना जाता है। आशा करता हूँ कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल।